सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PPI ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न जो हमारा संधि से रहेगा, समास से रहेगा, वर्तनी से रहेगा, विलोम शब्द से रहेगा, पर्यायवाची शब्द से रहेगा और उपसर्ग से रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट तक क्लास करनी है और क्लास के बाद सभी को फीडबैक देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास के बाद सभी बच्चों को कमेंट्स में फीडबैक देना है। और जिस भी स्टूडेंट को डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में हमको ये डाउट है। ठीक है, तो मैं आंसर वहाँ कर दूंगी। तो पहला प्रश्न हमारा संधि से पूछ रहा है, आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में किस में स्वर संधि है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द में स्वर संधि है। ऑप्शन ए में दिया है अतएव, बी में दिया है रामायण, सी में दिया है तपोगुण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सदाचार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामायण। रामायण में जो है स्वर संधि है। जब हम लोग संधि पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल करते हैं। तो हम लोग स्वर संधि में ही पढ़ लिए थे कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है, वो स्वर होता है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होता है, स्वर होता है, तो उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर के साथ दूसरे शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण हमारा स्वर होता है और संधि करते हैं तो हमारा स्वर संधि होता है। तो चलिए सभी को हम लोग विच्छेद करके, संधि विच्छेद करके समझेंगे कि किसमें कौन सा संधि है। तो पहला हमारा दिया हुआ ऑप्शन में अतएव, तो अतएव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतः जोड़ एव। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था विसर्ग संधि में कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के साथ विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर या फिर व्यंजन होता है, तो ये हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि। तो अतएव में हमारा कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। अगला हमारा दिया ऑप्शन बी में रामायण, जिसमें हम आपको बताएं स्वर संधि है। तो चलिए इसको भी हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो रामायण का संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा, राम जोड़ आयन। ठीक है, राम जोड़ आयन। ये राम में जो ये म है इसमें अ है स्वर, और आयन में स्वर जो अ है, दोनों मिलके क्या बनाता है, आ। और ये आ जो है ये म में जुट जाता है और यों एज इट इज लिख देते हैं, तो हमारा शब्द बन जाता है क्या, रामायण। तो रामायण में हमारा स्वर संधि है, और कौन सा स्वर संधि है, तो बच्चों दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, रामायण में दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा था हमसे तपोगुण, तो तपोगुण का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तपः जोड़ गुण। ठीक है, तपः जुन गुण। ये इसी तरह अतएव में भी देखें कि हम लोग का जो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के साथ विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में स्वर होता है या फिर व्यंजन होता है, तो क्या हो जाता है हमारा विसर्ग संधि। तो तपोगुण में भी क्या है, विसर्ग संधि है। अगला हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है सदाचार। ठीक है, तो सदाचार जो है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत जोड़ आचार। ठीक है, सत्य जोड़ आचार हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे ना एक व्यंजन संधि में एक नियम पढ़े थे कि प्रथम शब्द का 1 का 3 और 1 का 5 नियम पढ़े थे ना, 1 का 3
और 1 का 5 नियम पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि तीसरे शब्द और 5वें शब्द को संधि विच्छेद करते समय पहले में परिवर्तन करते थे। जैसे उदाहरण क, ख, ग, अंग। तो ये अंग 5वां वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है और ये क पहला वर्ण है। तो ये इस दोनों को विच्छेद करते समय किस में बदलते थे? पहले में। उसी तरह यहाँ पे द है, तो ये किसका तीसरा वर्ण है? त थ द का है, त थ द। तो इसको हम लोग विच्छेद करते समय त में बदले, तो इसलिए इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? सत। ये द की जगह सत हो गया और जोड़ आचार। ठीक है, हमारा क्या हो गया? सदाचार। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा संधि से है। आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में किस में व्यंजन संधि है। अभी आपने देखा स्वर संधि पहचानना था पहले प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न में आपको व्यंजन संधि पहचानना। ऑप्शन ए में दिया हिमालय, बी में दिया है दुर्बल, सी में दिया है सदैव और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उन्नति। और आपको बताना है कि इनमें से किस में व्यंजन संधि है। तो हम लोगों ने व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ा था, न न, ट ट, ल ल, ठीक है, जो ऐसा होता है तो वो व्यंजन संधि होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उन्नति। उन्नति में जो है व्यंजन संधि है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे ना कि ये जो आधा वाला वर्ण होता है ये किस में बदल जाता है? आधा त में। ठीक है, ये आधा वाला वर्ण आधा त में बदल जाता है। तो उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस नति, बाद बाकी हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमारा उन्नति का संधि विच्छेद हो गया। चलिए अब हम लोग का दूसरा जो ऑप्शन है इसको भी समझते हैं विच्छेद करके। तो हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद किस प्रकार से हो जाएगा? हिम जोड़ आलय। ठीक है, हिम जोड़ आलय, और हिम का म में अ है और आलय में आ है। ठीक है, तो प्रथम शब्द के अंतिम में भी स्वर और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर है। तो हिमालय में कौन सा है? स्वर संधि। और कौन सा स्वर संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है। अगला हमारा दिया है दुर्बल, तो दुर्बल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह जोड़ बल। ठीक है, दुह जोड़ बल। तो ये कौन सा संधि हो गया? विसर्ग संधि हो गया। अगला हमारा दिया है सदैव। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा जोड़ एव। ठीक है, सदा जोड़ एव। और सदैव में कौन सा संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको फिर संधि से ही है। आपको बताना है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, आपको जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद बताना। ऑप्शन ए में दिया जगन जोड़नाथ, बी में दिया है जग जोड़नाथ, सी में दिया है जगत जोड़नाथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जगत जोड़नाथ। तो इससे पहले के प्रश्न में हम लोग एक नियम देखे थे व्यंजन संधि का। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है न न, ट ट, ल ल, जो ऐसा होता है तो क्या करते हैं? ये आधे वाले वर्ण को आधा त में बदल देते हैं। तो इसी प्रकार ये जगन्नाथ में भी जो आधा न है इसको हम लोग किस में बदलेंगे? आधा त में। तो क्या हो जाएगा? जगत जोड़ नाथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जगत जोड़ नाथ में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है और ये इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए में दिया है वाग जोड़ ईस, बी में दिया है वाग जोड़ ईस, सी में दिया है वाक जोड़ ईस और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वाक जोड़ ईस। ये ईस और ईस इसमें यही है कि इसमें दीर्घई है और इसमें हर्षई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, वाक जोड़ ईस। ठीक है, हमारा वागीश का सही संधि विच्छेद है। किस प्रकार से करते हैं हम लोग संधि विच्छेद ये भी देख लेते हैं। तो हम लोग एक नियम अभी आपको बताए इससे पहले, 1 का 3 और 1 का 5। तो ये ग जो है ये तीसरा है, तीसरा वर्ण है, तो इसको 5वां वर्ण क्या है? क। इसका पहला वर्ण क्या है? क है। तो इसको ग को संधि विच्छेद करते समय क में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक जोड़ ये दीर्घई वाला ई है जोड़ ईस। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाक डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, वाक जोड़ ईस। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हम आपसे पूछ रहा है संधि विच्छेद करना है
प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है प्रत्यय जोड़ एक, बी में दिया है प्रति जोड़ एक, सी में दिया है प्रति जोड़ एक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रत्यय जोड़ एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रति जोड़ एक, जो है ये प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए इसको किस प्रकार से संधि विच्छेद किए हम ये भी समझ लेते हैं। तो इसका जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्र, ये त है आधा तो इसको लिख सकते हैं तो में हलंत। ये जो है किस में टूटेगा, ई प्लस ए में, हम लोग पढ़े हैं ना, ई प्लस ए मिलके क्या बनाता है ये। ठीक है, ई प्लस ए और ये क। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो ई है हर सही है ये प्रति में लग गया और इस त को पूरा करके क्या बना दिया, प्रति। ठीक है, और जोड़ एक हो गया हमारा प्रत्येक। ठीक है, तो ये प्रत्येक, प्रति जोड़ एक हमारा राइट आंसर है। और प्रत्येक में कौन सा संधि है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपका SW है और जो भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ चुके हैं स्वर संधि, तो आप लोग को सभी बच्चों को कमेंट में बताना है कि प्रत्येक में कौन सा संधि है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा समास से है। आपको बताना है सत सही समास में समास का भेद बताइए। ठीक है, सत सही समास में समास का भेद बताइए। ऑप्शन ए में दिया है कर्मधारय, बी में दिया है द्विगु, सी में दिया है तत्पुरुष और ऑप्शन नंबर डी में दिया है द्वंद्व। तो सत सही में आपको समास बताना है। तो सत का क्या होता है, सत मीन्स 7 और सही मतलब 100, 700। ठीक है, और ये जो सत सही है बच्चों बिहारी जी की लिखी हुई पुस्तक है, इसमें बिहारी जी की 700 दोहे हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि सत सही किन्होंने लिखी है, तो सत सही किन्होंने लिखी है, बिहारी जी ने लिखी है। ठीक है, 700। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न भी हमारा समास से है। समास से है, आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। ठीक है, राजपुत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया है द्विगु, सी में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। ठीक है, और आपको बताना है कि राजपुरुष में कौन सा समास है, राजपुत्र में। तो राजपुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। तो हम लोग पढ़े कि जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो और कारक का चिन्ह हो। ठीक है, समास विग्रह करते समय कारक का चिन्ह आए तो वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो या फिर समास का विग्रह करते समय जो है कारक चिन्ह आए तो हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्विगु समास। तो आपको पता है इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है, जैसे हम लोग बोले दशानन, दशानन इसका उदाहरण है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, जैसे रात दिन ही हो गया उदाहरण। और कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेष हो, जैसे कमल नयन। ठीक है, कमल नयन ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समास से है। आपको बताना है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंचवटी, बी में दिया है करोड़पति, सी में दिया है चतुर्भुज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चरण कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में जो है बहुव्रीहि समास है। किस प्रकार से आइए देखते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को हम लोग समझेंगे। पंचवटी, तो अभी हम लोग पढ़े कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास। करोड़पति, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, करोड़ों का पति, अर्थात जिसके पास बहुत पैसे, करोड़ों का संपत्ति जिसके पास है। तो इसमें कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया।
तत्पुरुष समास हो गया। अगला अभी हम आपको बताएं चतुर्भुज में जो है हमारा बहुव्रीहि समास है, क्योंकि चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजा अर्थात जिसके 4 हाथ है, तो किनके 4 हाथ है? भगवान विष्णु के। तो ये चतुर्भुज क्या हो गया हमारा? बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज भगवान विष्णु को भी बोलते हैं ना, भगवान विष्णु को। ठीक है। अब किसी बच्चों को डाउट अगर चतुर्भुज ये भी होता है ना, ये चतुर्भुज, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, क्योंकि जब हिंदी में जो है जो ग्रामर शास्त्री हैं उन्होंने चतुर्भुज को बहुव्रीहि समास में रखा है। ठीक है, इसलिए। अगला हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है चरण कमल, तो इसमें विशेषण विशेष है, तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, चरण कमल में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न हमारा समास से है, आपको बताना है चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। ठीक है, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए में दिया है अव्ययी भाव, बी में दिया है तत्पुरुष, सी में दिया है बहुव्रीहि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सी बहुव्रीहि। ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। चक्रपाणी का समास विग्रह क्या हो गया? चक्र है जिसके हाथ में। ठीक है, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पे न प्रथम पद की प्रधानता है, न दूसरे पद की प्रधानता है। किसी अन्य पद की जब प्रधानता होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। इसीलिए चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अव्ययी भाव समास हम लोग जानते हैं कि जिसमें प्रथम पद अव्ययी हो या फिर जिसमें है शब्दों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, शब्द या तो प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजन, उपसर्ग लगा है तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे हम बोले धराधर, तो 2 बार धर आया है तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास अभी हम आपको बताए और कर्मधारय समास भी पिछले वाले प्रश्न में हम आपको बताए थे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है नील गगन, बी में दिया है त्रिफला, सी में दिया है पतझड़ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गांव शहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नील गगन। ठीक है, यहाँ पे गगन नीला है जो गगन। ठीक है, गगन की तुलना जो गगन क्या है? नीला है। तो क्या हो गया इसमें? कर्मधारय समास। ठीक है, नीला है जो गगन, तो गगन का यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि गगन कैसा है? नीला है। तो इसमें कौन सा समास हो गया? हमारा कर्मधारय समास। बात करें त्रिफला की तो प्रथम पद इसमें संख्यावाची है तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु। गांव शहर इसमें दोनों पद की प्रधानता है तो इसमें क्या हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, पतझड़ ये तो मौसम का नाम है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वर्तनी से है। वर्तनी हर साल आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें आपसे पूछा निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, 4 एक ही शब्द है जो जिसको 4 तरह से लिखा गया, आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दुर्दशा। ठीक है, ये जो दुर्दशा है ये शुद्ध लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा विलोम शब्द से है। आपको बताना है कि प्रमुख का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको यहाँ प्रमुख का विलोम शब्द बताना है। तो प्रमुख मतलब क्या होता है? जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है गौण। ठीक है, गौण जो है ये हमारा प्रमुख का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दीर्घ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सरल, तो सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। ठीक है, कठिन इसका राइट आंसर हो गया। और न्यून मतलब कम होता है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, अधिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा उपसर्ग से है। आपको बताना है उल्लास शब्द में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है ऊ, बी में दिया है उत, सी में दिया है उल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आस। आपको बताना है कि उल्लास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ उल्लास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उत। ठीक है, उपसर्ग में यहाँ उत है। ठीक है, उल्लास में यहाँ उत उपसर्ग है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।